Hello everyone. In this lecture we will see article number 102 which deals with the disqualification of a member of parliament. It tells us what are the different criteria under which a member of parliament can be disqualified. So we will see two clause, that is article 102 clause 1, article 102 clause 1, article 102 clause 2. First I will open up with article number 102 clause 2. So article 102 clause 2 क्या कहता है? ये हमें दो चीज़ का आंसर देता है. पहली बात तो कौन डिस्क्वालीफाई करेगा. हम बात कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो कोई तो वो डिस्क्वालीफाई करता होगा. हु डिस्क्वालीफाइज. इसका आंसर हमें मिलता है आर्टिकल 102 क्लॉज 2 में. आर्टिकल 102 क्लॉज 2 कहता है दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर will disqualify the member of parliament and that can be speaker for the Lok Sabha and chairman for Rajya Sabha. ठीक है. सो आर्टिकल 102 क्लोज 2 में हमें ये पता चला कि डिस्क्वालीफाई करने वाला कौन होगा. डिस्क्वालीफाई करने वाले होंगे यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु कैन बी स्पीकर फॉर द लोकसभा एंड चेयरमैन फॉर द राज्यसभा. ठीक. अब व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 102 क्लोज 2. सो इफ अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, if a person is disqualified under 10th schedule. ठीक. 10th schedule क्या है? इट डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ. अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कोई डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है, उस केस में जो डिस्क्वालीफाई करने वाले होंगे वो होंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर. ठीक. स्पीकर फॉर द लोकसभा एंड चेयरमैन फॉर द राज्यसभा. तो जो क्राइटेरिया डिस्क्वालिफिकेशन का दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल. एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई डिस्क्वालीफाई होता है उस केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्क्वालीफाई करेंगे. ये हमें बताता है आर्टिकल नंबर 102 क्लोज 2. ठीक. एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं भी मेंशन नहीं है एज अ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है. ये चीज़ें मैं आपको इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आज की डेट में सोर्स दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहीं आपको कह देंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा. ठीक. इसीलिए मैं चीज़ों क्लियर कर रहा हूँ because this word is not used in the constitution. This anti-defection law is a popular term that we use to describe all those provisions that we have in any other constitution that penalize the action of particular member of a political party if he acts against the directions against the whip issued to him by his very own political party to which he got elected. ठीक. सो जिस भी पार्टी से अगर कोई बंदा इलेक्ट होता है और वो अपनी पार्टी के निर्देश अनुसार काम नहीं करता, उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. ठीक है. ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता है. सो इफ अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड, इफ अ मेंबर इज डिस्क्वालीफाइड अंडर 10th शेड्यूल, देन who will disqualify? Presiding officer will disqualify. ये हमें आर्टिकल 102 क्लोज 2 बताता है. नाउ वी विल सी आर्टिकल 102 क्लोज 1. आर्टिकल 102 क्लोज 1. आर्टिकल 102 हमें बताता है व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज देखने को मिलेंगे डिफरेंट. एंड कौन डिस्क्वालीफाई करेगा यहाँ पर? हु विल डिस्क्वालीफाई? हु विल डिस्क्वालीफाई? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करेंगे अंडर आर्टिकल 103 ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इंडिया कोई सिर्फ नॉर्मल एडवाइस नहीं कि एडवाइस कर दिया देन ही प्रेसिडेंट कैन वर्क ऑन हिज ऑन डिस्क्रिप्शन. नहीं, प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग विद द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो यूनाइट वेयर द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. So under article 102 clause 1, who will disqualify? President will disqualify on the advice of Election Commission of India, जहां पर जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर. ठीक है. So now we will see the criteria of disqualification. I will open up with the different criteria of disqualification. The first criteria is unsound mind. Unsound mind declared by court. एक बार मैं सारे लिख देता हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन देम इजी वर्ड्स में इनका मतलब क्या होता है. ठीक. इफ समवन इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इट विल ऑल्सो लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक. देन पॉइंट नंबर 3, कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट. कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट. आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हो. और एक कंडीशन और है, और ओ एलिजियंस टू फॉरेन स्टेट. ये भी मैं आपको सब चीज़ें इजी वर्ड्स में समझा दूंगा, अभी आप जस्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए. देन कम्स फोर्थ पॉइंट, शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन or state government except the offices
exempted by parliament by law. Then write down the parliament by law may prescribe additional criteria for disqualification. The parliament by law may prescribe additional criteria for disqualification. मैंने आपको 5 पॉइंट्स दिए अंडर आर्टिकल 102 क्लोज 1. मैं रिपीट कर देता हूँ. क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, दैट इज अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट. अगर कोर्ट किसी को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दे उस केस में ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी एन एमपी. देन इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज सोलवेंट इनसॉल्वेंट. 3 कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट और ऑफ allegiance to foreign state. Should not hold an office of profit under union or state government except the offices exempted by parliament by law. The parliament by law may prescribe additional criteria for disqualification. Now I will start with the unsound mind declared by the court. So किसको आप unsound mind कहोगे? Unsound mind, someone who is mad can be declared as unsound mind. लेकिन अगर ये क्राइटेरिया होगा तो ऐसे तो पार्टीज जो होती है वो एक दूसरे को अनसाउंड माइंड कहते रहते हैं जनरल टर्म्स में. सो ऐसे तो एक पार्टी पूरी तरह से बाहर हो जाएगी. सो इफ समवन इज डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड विच हैज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, उसी को अनसाउंड माइंड माना जाएगा. सो इसका जिक्र कहाँ आता है? अनसाउंड माइंड का जिक्र तो डायरेक्टली कहीं नहीं आता, लेकिन एक एक्ट है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये जो एक्ट है इसके अंदर ये बताया गया है हु इज नॉट अनसाउंड माइंड, ये क्लियरली मेंशन्ड है इसके अंदर. ठीक है. सो अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज टू certify the person after a thorough examination by the medical board that the person is unsound mind. Then the president will disqualify that particular person on the advice of the election commission of India. ठीक. सो अनसाउंड माइंड किसी को ऐसे डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. एक मेडिकल बोर्ड उसकी जांच करेगा प्रॉपर्ली, कोर्ट उसको सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये इंसान जो है अनसाउंड माइंड है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल एडवाइस प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट विल डिस्क्वालीफाई हिम. ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, दैट इज इफ अ पर्सन इज अनसाउंड माइंड देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. मूविंग अहेड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. सो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट मींस इफ समवन इज बैंकरप्ट और इफ द लायबिलिटीज ऑफ द पर्सन इज मोर देन हिज एसेट्स. अगर कोई बैंकरप्ट है या कहें कि किसी की लायबिलिटीज या तो बैंकरप्ट कह लो या कह लो कि उसकी लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा हो गई है, उस केस में द पर्सन इज और द इंडिविजुअल इज नोन एज इंसॉल्वेंट. एंड व्हाट इज अनडिस्चार्ज्ड? अनडिस्चार्ज मींस टिल द कोर्ट डू नॉट डिक्लेयर हिम फ्री फ्रॉम हिज डेब्ट. तब तक हम उसको अनडिस्चार्ज बोलते हैं. जब तक कोर्ट विल नॉट डिक्लेयर हिम फ्री ऑफ हिज डेब्ट तब तक ही विल बी नोन एज अनडिस्चार्ज्ड. और फॉर द एंटायर पीरियड टिल द केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट वी विल कॉल दैट इंडिविजुअल एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. सो अनडिस्चार्ज कहते हैं बिकॉज द पर्सन इज अनडिस्चार्ज ऑफ हिज लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. द पर्सन इज अनडिस्चार्ज of his legal responsibilities to pay his debt as court is yet to announce the resolution of debt. So till court gives the person sentence he or she will be called undischarged insolvent. ठीक. But when court gives, he announces the sentences. लेकिन जब कोर्ट कोई सेंटेंस अनाउंस कर देगा then the person become the discharged insolvent and now the person will be qualified. ठीक है. डिस्क्वालिफिकेशन कब तक है? जब तक द इंडिविजुअल इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. द मोमेंट कोर्ट गिव द सेंटेंस एंड द पर्सन बिकम्स डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, उस केस में ही विल बी क्वालिफाइड. ठीक. देन पॉइंट नंबर 3, कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट और ऑव एलिजियंस टू फॉरेन स्टेट. ठीक है. पहली बात तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हो. ठीक है. अगर आप किसी और देश के नागरिक हो तो दैट विल कम एज अ पॉइंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है. नाइदर यू कैन ऑव एलिजियंस टू फॉरेन स्टेट. सो इफ एन इंडिविजुअल हैव सम एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्री and under that agreement if his rights as a citizen of my country is getting compromised, or if agreement amounts to being under allegiance or the person is under the sovereignty of that country, then election commission of India will decide whether the disqualification will happen or not. As we know, India is a sovereign country, so our citizen cannot be allowed to owe allegiance to some other foreign state. ठीक है. मान लो किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, किसी अन्य फॉरेन कंट्री के साथ. सो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो इंडिविजुअल है ही इज ओइंग एलिजियंस टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, सो वो that will be the point for the disqualification. लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया will decide whether he will be disqualified or not. I repeat, if individual have some agreement with the foreign country and under that agreement if his rights as a citizen of my country is getting compromised, ठीक है, or if agreement amounts to being under allegiance or the person is under the sovereignty of that country, then election commission of India will decide whether the person will be disqualified or not. As we all know, India is a sovereign country, so our citizen cannot owe allegiance to some other country or some other foreign state. Then point number 4 come, should not hold an office of profit under union or state government except the office exempted by the parliament by law. So यहाँ पर पार्लियामेंट को अनपेडल पावर दी गई है कि वो जिस भी ऑफिस को चाहे उठा करके एक लिस्ट में डाल दे. जो लिस्ट इस लिस्ट में जो भी ऑफिस होंगे उनको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर ही नहीं करेंगे. ठीक है. तो पार्लियामेंट में यहाँ पर पावर मिली हुई है. ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो केस है ये हमने प्रेसिडेंट में भी देखा था. तो वहाँ पर इस तरह के वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ था.
जैसा यहाँ पर मेंशन है, ठीक। सो एक और चीज़ थी वहाँ पर, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ लोकल गवर्नमेंट भी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सो विच मीन्स कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इफ ही और शी इज एम्प्लॉयड अंडर लोकल गवर्नमेंट। अगर कोई लोकल गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयड भी है देन नो इशू, ही कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई टीचर है in a school which is run by the MCD. In that case, he cannot contest the election. There is no issue. But once he got elected, he has to leave his job as he cannot draw salary from two government sources. In that case, he has to leave his job and continue with the that being a member of parliament. Okay. So the parliament by law may prescribe additional criteria for disqualification. ये है पॉइंट नंबर 5, लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 4 में एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ। The parliament has exempted certain offices from office of profit clause under जो ये ताकत दी गई है that parliament can exempt the offices exempt by the parliament by law. तो किस law के तहत ही they can exempt? Parliament has made a law for that. That is Parliament Prevent of Disqualification Act 1959. ये एक्ट एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एक लिस्ट में कुछ ऑफिसेस को डाल सकती है एंड दोज ऑफिसेस विल नॉट बी कॉल्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक। सो ये इस लॉ की बात हो रही है जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे गिवन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 सेज द पार्लियामेंट बाय लॉ में प्रिस्क्राइब एडिशनल क्राइटेरियाज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो पार्लियामेंट किसी कानून के तहत कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज भी मेंशन कर सकती है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। तो क्या वो क्राइटेरियाज है? सो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आरपी एक्ट 1951। सो ये वो लॉ है जिसके तहत पार्लियामेंट ने कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज डाल दिए हैं विच विल लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्राइटेरिया आर इन द नेचर ऑफ ऑफेंसेस, ठीक। ये ब्रॉड कैटेगरीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वी विल ओपन अप वन बाय वन इजी वे में, ठीक। क्राइटेरियाज आर इन द नेचर ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस हियर इंप्लाइज क्राइम्स, ठीक है। सो क्राइटेरिया कुछ क्राइटेरियाज गिवन है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई क्राइम करता है उस केस में किस तरह क्राइम विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक। एंड पॉइंट नंबर 2, डिस्क्वालिफिकेशन इज ओनली फॉर कन्विक्टेड एंड नॉट फॉर द एक्यूज्ड। सो अगर कोई आरोपी है, सिर्फ आरोप लगा देने से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन अगर उस पर दोष सिद्ध हो गया है, अगर दोष सिद्ध हो जाता है उस कंडीशन में द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। पॉइंट नंबर 3, डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि वन सेंटेंस हैज बीन अनाउंस्ड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द हाउस शैल नोटिफाई वैकेंसी एंड डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स, ठीक। जैसे ही कन्विक्ट होने के बाद उनको सेंटेंस सुना दिया कोर्ट ने कि आपको ये सजा हुई है, उस केस में सेंटेंस अनाउंस होते ही जो सेक्रेटेरिएट जिस भी हाउस से मतलब मेंबर पार्लियामेंट मान लो कोई लोकसभा से राज्यसभा से है, तो उस रेस्पेक्टिव हाउस के सेक्रेटेरिएट शैल नोटिफाई वैकेंसी एंड डिस्क्वालिफिकेशन विल स्टार्ट राइट देन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द कैंडिडेट इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अ ड्यूरेशन। सो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो किसी को सजा हुई 10 साल की, सो ये लॉ कहता है कि ड्यूरेशन यहाँ पे दी हुई है सेंटेंस प्लस 6 ईयर्स। द कैंडिडेट इज डिस्क्वालिफाइड फॉर ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है सेंटेंस प्लस 6 ईयर्स। तो सेंटेंस मान लो किसी को 10 साल की सजा हुई, 2023 में जेल हुई, 2033 तक उसके एडिशनल 6 ईयर्स और ऐड कर लो उसमें, तब तक वो चुनाव में लड़ सकता है, ठीक। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2033 प्लस 6 2039, तब तक ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। एंड पॉइंट नंबर 5, द 6 ईयर पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो जो ये 6 ईयर्स का पीरियड यहाँ पे मेंशन है वो कैन रिड्यूस इट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनपैरेलल पावर दे दी गई है कि दे कैन रिड्यूस द पीरियड टू 0 ईयर्स और एनी नंबर ऑफ ईयर, जितना भी चाहे वो चाहे तो 0 कर दे, उसको 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 4 5 उनकी मर्जी है। सो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनपैरेलल पावर दे दी गई है। सो पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको बताया क्राइटेरियाज आर इन दी नेचर ऑफ ऑफेंसेस। सो वो ऑफेंसेस कौन कौन से होंगे? सो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस यहाँ पे मेंशन्ड है, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस। पॉइंट नंबर 1, इफ कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ वेयर द पनिशमेंट इज ग्रेटर देन 2 ईयर्स। सो अगर कोई भी दोष सिद्ध हो जाता है किसी भी लॉ के तहत जिसमें कन्विक्ट को पनिशमेंट 2 साल से ऊपर की दे दी गई है, उस केस में द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आपको 2 साल से ऊपर की टर्म जेल टर्म मिल जाती है, उस केस में द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। देन लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस पॉइंट नंबर 2, अगर किसी ने सोशल क्राइम किया है, फॉर एग्जांपल डोरी, सती, अनटचेबिलिटी, उस केस में भी ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। सो किस लॉ के तहत हम सजा देते हैं अनटचेबिलिटी में? दैट इज सिविल राइट्स एक्ट 1955। दिस इज द एक्ट, दिस लॉ पनिशेस फॉर अनटचेबिलिटी। एंड पॉइंट नंबर 3 इज ब्राइबरी। अगर कोई रिश्वत खोरी काम करता है उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 4, करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस। अगर कोई करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस करता है उस दैट विल आल्सो लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस? फॉर एग्जांपल बोथ कैप्चरिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, ठीक है। एंड सम अदर एग्जांपल्स आर देयर एज वेल। पॉइंट नंबर 5 says promoting enmity between different groups. So 5th point says promoting enmity between different groups will amount to disqualification, ठीक है। And the section is, this section talks about this. Section is 153A of IPC, Indian Penal Code, ठीक है। So promoting enmity between different groups, for example, if someone gives hate speech, there are some other sections as well, जैसे कि section 124A of IPC, section 295A of IPC. section 124A किसके लिए है? It is for sedition, and 295A is for hurting religious sentiments. So there is no separate law for hate speech. All these sections of IPC are used by police to charge sheet a person for hate speech. Okay.
सो मूविंग विद 6.6 कुछ लॉज ऐसे मेंशन्ड है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन कि अगर आप उन लॉज के तहत बुक किए गए या चार्जशीट दाखिल की गई आपके खिलाफ इन यूजिंग दिस लॉज, सो यू विल अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन। कौन कौन से लॉज है इसमें? UAPA 1967, that is Unlawful Activities Prevention Act. Then you have POWA 1991, that is Places of Worship Act 1991. NDPS 1985, that is Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act. Then you have POCA, that is 1988, Prevention of Corruption Act. Then POTA 2002, Prevention of Terrorism Act. PMLA 2002, Prevention of Money Laundering Act. ठीक है, इन लॉज के तहत फॉर एग्जाम्पल if a person is convicted for offenses from point number 2 to 6, then do not care for duration of punishment, whether it is 6 months or 2 years, person will be disqualified। ठीक है, अगर कोई 6th, 5th, 4th, 3 या 2nd में से इनमें से किसी के तहत भी अगर कोई कन्विक्ट होता है तो वहाँ पर हमें ड्यूरेशन देखनी कि 2 साल की सजा मिली है उसको या 2 साल से कम की जाएगी, फिर तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड, कंफर्म डिस्क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इफ कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ वेयर द पनिशमेंट इज ग्रेटर देन 2 years, उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन होगी। सो इन जो जितने भी मैंने आपको ये लॉज एक्ट्स बताए 2 से लेकर 6 तक, इनके अलावा अगर कोई भी लॉ है और उसके तहत किसी को 2 साल से ऊपर सजा मिलती है, उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वहाँ पर पनिशमेंट मैटर नहीं करेगा। ठीक है, सो जैसे इन केसेस में 2 से लेकर 6 तक, इसमें आपको ये नहीं देखना है कितने साल की जेल हुई है, फिर क्या सजा मिली है, नहीं, इनमें तो अगर कोई से भी एक्ट के अंदर आप आ गए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि अगर कोई लॉ है जिसमें सजा 2 साल से ऊपर की मिली है, उस केस में आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। सो ये दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस अंडर RP 1951 जिनके तहत अगर आप किसी में कन्विक्ट हो जाते हो तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। सो कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज भी दिए गए हैं RP 1951 में, एडिशनल क्राइटेरियाज अंडर RP 1951। इनको ये मेंशन RP 1951 में ही है, इनको हम अलग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले वाले तो क्रिमिनल ऑफेंसेस रिलेटेड, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, उन कंडीशंस के बारे में बात करता है। नंबर 1, द कैंडिडेट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। आप पहले लिखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द कैंडिडेट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्टर, कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। क्या कोई ऐसा केस हुआ था पहले? कोई एग्जांपल है इससे रिलेटेड? हाँ जी हाँ, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हेमंत सोरेन वाज द माइनिंग मिनिस्टर। हेमंत सोरेन वाज माइनिंग मिनिस्टर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही गिव्स द माइनिंग लीज राइट्स टू हिज ओन कंपनी। इनकी कोई कंपनी होगी, ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठा करके अपनी ही कंपनी को दे दिया। ठीक है, बीइंग अ माइनिंग मिनिस्टर इन्होंने माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपनी कंपनी को दे दिया। सो अगर कोई ऐसा करता है उसके इसमें डिस्क्वालिफिकेशन होगी। एडिशनल क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 1 कहता है द कैंडिडेट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी कीजिए, यू कैन प्रोवाइड टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन और आपको अगर अपने गुड्स और सर्विसेज बेचने हैं, आपकी कोई कंपनी है, आप कीजिए ओपनली, किसी के साथ कीजिए, लेकिन आप गवर्नमेंट को मतलब बीइंग अ मिनिस्टर आप अपनी ही कंपनी को अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो तो वो एकदम डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया के अंडर आता है एंड द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक, पॉइंट नंबर 2, फॉर फाइलिंग फॉल्स इलेक्टोरल एक्सपेंसेस, फॉर फाइलिंग फॉल्स इलेक्टोरल एक्सपेंसेस, इस केस में भी इट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। पॉइंट नंबर 3, a person cannot be a secretary or a managing agent in a company where the government has more than 25% share in capital। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी के कैपिटल में 25% से ज़्यादा का शेयर अगर गवर्नमेंट का है, उस कंडीशन में जो द पर्सन कैन नॉट बी सेक्रेटरी और मैनेजिंग एजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, कैन नॉट बी अ सेक्रेटरी और अ मैनेजिंग एजेंट इन अ कंपनी where the government has more than 25% share in capital। ठीक, these are the various additional criteria given under RP 1951। 3 एडिशनल क्राइटेरिया बता दिए मैंने आपको, ऑफेंसेस बता दिए क्या क्या होंगे। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्वालिफिकेशन देखी थी। सो इन सबको मिला करके क्वालिफिकेशन के क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, क्वालिफिकेशंस। अगर हमको क्वालिफिकेशन चेक करनी है टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो फर्स्ट वी विल सी द आर्टिकल नंबर 84 जो बात करता है टू सी इफ वन इज क्वालिफाइड। इससे हमें पता चलती है क्वालिफिकेशंस, टू सी इफ वन इज क्वालिफाइड। ठीक है, फिर हम आर्टिकल नंबर 102 भी देखेंगे एज एन एडिशनल क्राइटेरिया टू सी इफ वन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड।
टू सी इफ वन इज नॉट डिसक्वालीफाइड। फिर हम देखेंगे आरपी 1951। आरपी 1951 में क्या दिया हुआ है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। And for disqualification, first we have crimes or offenses, then we will see additional criterias. ठीक है, so qualification के लिए we will see article 84, article 102, and then additionally we will also see RP 1951. and अगर हमको देखना है if sitting MP has to be disqualified, sitting MP के disqualification को देखना है, sitting MP disqualified, उस condition में we will see article 102 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 दोनों प्लस आरपीए 1951 क्राइम्स प्लस एडिशनल क्राइटेरियाज। लक्ष्मीकांत में सारी चीज़ें एक जगह दी हुई है, थोड़ा सा समझने में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने आपको सब कुछ अलग अलग करके अच्छे से समझा दिया। सो विद दिस क्वालिफिकेशन का जो टॉपिक था वो खत्म होता है एंड डिस्क्वालिफिकेशन मैंने इसके अंदर कवर कर दी है। So that's all. Thank you so much.